वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 22 फरवरी 2022। तो आइए देख लेते हैं कैसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा पहला आर्टिकल रिवार्ड प्रोजेक्ट के बारे में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका और उड़ीसा, इसके साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक, इन्होंने साइन किया है $115 मिलियन का एक रिवॉर्ड प्रोजेक्ट। क्या ऑब्जेक्टिव है इस प्रोजेक्ट का? इसका ऑब्जेक्टिव है रिजुविनेटिंग वाटरशेड फॉर एग्रीकल्चर रेजिलियंस। वाटरशेड का मतलब ये है कि जो पानी की व्यवस्था है उसे हमें बेटर करना है ताकि एग्रीकल्चर को हम रेजिलियंट बना सकें, वो बेटर तरीके से एग्रीकल्चर को परफॉर्म कर सकें फार्मर्स। इसके लिए हम कुछ इनोवेटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम लेकर आएंगे। तो वाटरशेड मैनेजमेंट का मतलब वाटर मैनेजमेंट से है। लाइक अगर हम कोई कनाल खोद रहे हैं किसी ऐसे एरिया से जहां पर पानी सरप्लस है, किसी ऐसे एरिया में जहां पर पानी की कमी है, तो आप उसे वाटरशेड मैनेजमेंट बोल सकते हैं। यहां पर देखिए नेशनल स्टेट इंस्टीट्यूशंस अडॉप्ट करेंगे इंप्रूव्ड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, कुछ ऐसे तरीके जिनके माध्यम से हम कम पानी में ज्यादा फसल उगा सकें, जिससे फार्मर्स रेजिलिएंट कर सके खुद को क्लाइमेट चेंज को लेकर और उसका प्रभाव उनके ऊपर कम से कम पड़े, वो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके और अपनी इनकम को भी इनहेंस कर सकें। जो प्रोजेक्ट है ये उड़ीसा और कर्नाटका के साथ शुरू होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कमिटेड है 26 मिलियन हेक्टेयर लैंड को 2030 तक जो डिग्रेडेड है, जहां पर खेती नहीं की जा सकती अच्छे से, उसे रिस्टोर करने को लेकर। फर्दर 2030 तक फार्मर्स की इनकम को डबल करने का भी टारगेट है। इससे रेन फेड एरियाज में लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी जहां पर पानी की कमी की वजह से फसलें नहीं हो पाती, और जो फूड सिस्टम है वो ज्यादा रेजिलिएंट होगा, मतलब क्लाइमेट चेंज को ज्यादा सहने की क्षमता रखेगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इलेक्शन सिंबल्स के बारे में है। इलेक्शन सिंबल का मामला न्यूज में आया है बिकॉज कुछ पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी इस संबंध में सामने आई है। खैर, ये पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी तो हमारे काम की नहीं है, फिर भी मैं आपको कॉन्टेक्स्ट के पर्सपेक्टिव से बता देता हूं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो समाजवादी पार्टी का इलेक्शन सिंबल है यानी कि साइकिल, उसे 2008 के अहमदाबाद टेरर ब्लास्ट के साथ लिंक किया। उसके बाद कई सारे जो बीजेपी लीडर्स हैं उन्होंने इस मुद्दे को हाईलाइट करना शुरू कर दिया। खैर, ये जो कॉन्टेक्स्ट है ये पॉलिटिकल है, कुछ समय में ये इवेपोरेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जब तक इलेक्शंस हैं तब तक इस प्रकार की कंट्रोवर्सी सामने आती रहती हैं। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट और काम की बात है वो है इलेक्शन सिंबल। इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 ये प्रावधान करता है कि किस पार्टी को क्या सिंबल मिलेगा इलेक्शन कंटेस्ट करने को लेकर। जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपनी पार्टी के लिए एक सिंबल इनहेरिट कर सकते हैं, मतलब जो उन्हें मिल गया वो उसका लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सिंबल हो तो उसे पॉपुलराइज करना ज़्यादा आसान होता है। जैसे कि आपको कुछ ही पॉलिटिकल पार्टीज के सिंबल्स पता होंगे, वो इसलिए क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक उनके पास हैं, बहुत लंबे समय से उनके पास हैं। जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें इलेक्शन, या जो अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उन्हें इलेक्शन के पहले अप्रोच करना पड़ता है कमीशन को कि हमें आप एक सिंबल दे दीजिए। तो जो भी सिंबल्स किसी पॉलिटिकल पार्टी ने या इंडिविजुअल ने नहीं लिए हैं वो अवेलेबल हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है इनमें से 3 को आप चूज कर लीजिए, तो वो 3 आप उन्हें चूज करके देते हैं और उनमें से एक कोई आपको मिल जाता है। अगर आपने उस लिस्ट के बाहर का कोई सिंबल दिया है तो उसे वो पूरी तरीके से रिजेक्ट कर देंगे। जो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो चाहे तो अपने सिंबल को रिजर्व कर सकते हैं। सपोज करिए कि वो किसी दूसरे स्टेट में इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, उनके पास जो सिंबल है वो उनके स्टेट के लिए है। वहां पर अगर वो सिंबल फ्री है, किसी ने उसे लिया नहीं है, तो वो बोल सकते हैं कि सिंबल मुझे दे दीजिए, इलेक्शन कमीशन वहां का उन्हें दे देगा। तो वो दे देते हैं, यूजुअली मना नहीं करते। लाइक आम आदमी पार्टी का जो इलेक्शन सिंबल है वो झाड़ू है, तो अगर किसी और राज्य में वो कंटेस्ट कर रहे हैं, वहां पे झाड़ू किसी ने लिया नहीं है, तो वो आम आदमी पार्टी को आसानी से मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फर्दर अगर 2 या उससे ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज एक सिंबल यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, गिवन दैट वो किसी एक स्टेट या यूटी में एक साथ कंटेस्ट ना कर रहे हों। वो अलग अलग स्टेट में अगर कंटेस्ट कर रहे हैं तो सेम सिंबल के साथ कंटेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल प्रेसिडेंट के फ्लीट रिव्यू के बारे में है। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद अभी पार्ट लेने वाले हैं इंडिया के 12th प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू में। इसमें जैसे कि क्लियर है फ्लीट रिव्यू होगा, जो भी हमारे पास नेवल शिप्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जो कुछ भी अवेलेबल नेवल रिसोर्सेस हैं उनको रिव्यू करते हैं कि वो कैसे हैं, उनका स्टॉक क्या है, नेवी की कैपेबिलिटी क्या है। ये हर प्रेसिडेंट के टेन्योर में एक बार होता है, जो कि आर्म फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर भी होते हैं। प्रेसिडेंट को नेवल शिप्स दिखाए जाते हैं या उनका रिव्यू करवाया जाता है एक प्रेसिडेंट याच के माध्यम से, जो डेजिग्नेट किया जाता है उनके लिए। प्रेसिडेंट याच इस बार क्या रहा, इंडिजिनियसली बिल्ट नेवल ऑफशोर पेट्रोल वेसल आईएनएस सुमित्रा को प्रेसिडेंशियल याच बनाया गया, मतलब उनकी जो विजिट होगी वो आईएनएस सुमित्रा से होगी। यहां पर देखिए उन्हें सभी नेवी शिप्स नहीं दिखाए जाते, बिकॉज वो पॉसिबल भी नहीं है, बहुत सारे हैं, अलग अलग जगह पर डिप्लॉयड है। अब इकट्ठा तो करेंगे नहीं उनको दिखाने के लिए,
तो हर टाइप ऑफ शिप्स को उनको दिखाने की कोशिश की जाती है। एट द सेम टाइम उनकी कैपेबिलिटीज को बताया जाता है कि कौन सा कितना पावरफुल है। इसमें मर्चेंट शिप्स भी शामिल होते हैं। विशाखापट्टनम में जो भी अवेलेबल शिप्स हैं जैसे 60 शिप्स और सबमरीन, 55 एयरक्राफ्ट, इन सभी को, और जो कोस्ट गार्ड हैं नेवी के, उन सभी के वहाँ पे शोकेस किए गए। जो अभी तक 11th प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू हो चुके हैं आज़ादी के बाद, ये 12वां है जो रामनाथ कोविंद जी का है। सबसे पहला हुआ था 1953 में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने ये रिव्यू करी थी। उसके बाद 1964 में जो फ्लीट रिव्यू हुआ दूसरा वाला, उसमें प्रेसिडेंट नहीं गए, डिफेंस मिनिस्टर वाई चौहान गए, वाई चौहान। 2001 से 16 के बीच में जो फ्लीट रिव्यू हुआ वो इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू था, जिस रिव्यू में अन्य देशों ने भी अपने जो भी शिप्स थे उनको भेजे। इंडिया भी दूसरे देशों के फ्लीट रिव्यू में शामिल होता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मलेशिया, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, यूके। तो वो लोग भी अपने फ्लीट्स भेजते हैं रिव्यू के टाइम पे कि आप हमारा भी देख लो, हमारा कैसा है, उसकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। तो ये चलता है, काइंड ऑफ कर्टसी होती है, शिष्टता होती है, जिसके आधार पर ये किया जाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनोइया के बारे में है। देखिए, ये न्यूज़ में आया बिकॉज म्यूजिक कंपोजर और सिंगर बप्पी लहरी जी, जिनकी उम्र 69 ईयर्स थी, अभी हाल ही में उनका देहांत हुआ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनोइया यानी कि ओएसए की वजह से। हम इसे ओएसए बोल सकते हैं। ओएसए काफ़ी प्रेवलेंट होता है, लेकिन इसका डायग्नोसिस बहुत कम हो पाता है बिकॉज लोग बहुत देरी से जान पाते हैं कि उन्हें ऐसी कोई दिक्कत हो रही है। कुछ लोग इसे नॉर्मली लेना शुरू कर देते हैं, बाद में समझ में आता है कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है। जो ओएसए है, इसमें जो थ्रोट और अपर एयरवेज है जहां से हम सांस लेते हैं, वो बीच बीच में रुक जाता है, जिससे सांस बंद हो जाती है। देखिए, जब हम सोते हैं ना, तो हमारे बॉडी पार्ट्स का रिलैक्स होना बहुत नॉर्मल सा काम है। हमारे बॉडी में जो मसल्स हैं या जीभ है वो रिलैक्स हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारा सांस लेने की नली है वही बंद हो जाए। जब हम सांस लेते हैं तो हवा नाक और मुंह से हमारे श्वास नली में जाती है और फिर यहाँ से ये कनेक्ट होके लंग्स तक जाती है। यहाँ पे जो मसल्स होती हैं वो रिलैक्स करती हैं, लेकिन वो इतनी रिलैक्स नहीं करती कि वो आके ये जो पूरा श्वास नली है उसको ब्लॉक कर लें। लेकिन जिसको वैसे की प्रॉब्लम होती है, उसका जो अपर एयरवे है या जो मसल्स हैं थ्रोट की, वो इतनी ज़्यादा रिलैक्स हो जाती हैं कि वो सांस लेने वाली नली को ब्लॉक कर देते हैं। अब इससे सोते वक्त अचानक से व्यक्ति की सांस रुक जाती है, तो वो जग जाएगा, फिर वो एक्टिव हो जाएंगी जो मसल्स हैं, तो वो सांस ले पाएगा, फिर सोएगा, फिर सांस रुक जाएगी, फिर वो झटके से उठ जाएगा। अब इससे रात में कई बार सांस अटक जाती है और नींद टूट जाती है। ऐसे व्यक्तियों को बहुत दिक्कत होती है। कई सारे इसके कारण हो सकते हैं, मोटापा यानी कि ओबेसिटी, या फिर एक्स्ट्रा फैट जो लार्निक्स या फिर फायरिंग्स, ये जो मसल्स होती हैं थ्रोट की, वहां पर अगर जम जाए तो उसकी वजह से भी एयरवे के क्लोज ऑफ होने की संभावना बढ़ जाती है सोते वक्त। जो मसल्स होती हैं वो नींद में रिलैक्स करती हैं, लेकिन इस कंडीशन में, ओएसए की कंडीशन में, वो इतनी रिलैक्स हो जाती हैं कि नस को ही ब्लॉक कर देती हैं। गार्डन होस की तरह, जैसे पाइप जो होता है जिससे आप गार्डन में पानी देते हैं, घरों में भी हो सकता है आपके पास हो, अगर उसमें पानी ना हो तो बिल्कुल चिपक जाती है पाइप को। फिर पानी आप लेकर आओ, जो नरम होती है पाइप, वो फिर से खुल जाती है। तो वहां पर इसी तरीके से जो श्वास नली है वो दब जाती है या मसल्स उसे दबा देती हैं, तो सांस रुक जाती है। जब कोई हवा लंग्स में एंटर नहीं करती है तो जो ऑक्सीजन बॉडी में है वो यूज हो जाती है, खत्म हो जाती है। उसके बाद जो पर्सन है वो सांस नहीं ले पाता, तो उसका ब्रेन उसे जगा देता है, वो सबकॉन्शियसली ब्रीदिंग स्टार्ट कर देता है, फिर सोता है और ये प्रैक्टिस रिपीट होती रहती है। अब देखिए, इससे कोई व्यक्ति मरता नहीं है सांस रुक जाने से, क्योंकि नींद तो खुल जाएगी और फिर से व्यक्ति सांस ले लेगा। लेकिन इससे कई तरीके की और दिक्कतें हो जाती हैं, जैसे कि हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, स्ट्रोक्स आने की संभावना बढ़ जाती है लो ऑक्सीजन लेवल की वजह से। लॉन्ग रन में ये प्रॉब्लम ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स हो जाएंगे, या फिर और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ये ओबेसिटी बढ़ने की वजह से हो सकता है। इसकी वजह से डिप्रेशन में भी व्यक्ति जा सकता है, मतलब कई सारी परेशानियां हो सकती हैं। ये महिलाओं में 4%, जबकि पुरुषों में 13.4% होने की संभावना रहती है। किस व्यक्ति को इसके लिए चेकअप करवा लेना चाहिए? अगर किसी व्यक्ति को स्नोरिंग या चोकिंग की प्रॉब्लम हो रही है, सांस रुक रही है, या कोई बहुत खर्राटे लेता है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। जितने भी लोग खर्राटे लेते हैं सबको ये प्रॉब्लम हो जरूरी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ग्रोगी या फिर डिजी महसूस करता है, सो के उठने के बाद ऐसा उसे लग रहा हो कि उसने एक आध बोतल दारू पी रखी है, तो भी उसे दिक्कत हो सकती है। मॉर्निंग में आप स्लीपी फील कर रहे हो खूब 8 घंटे 10 घंटे की नींद के बाद भी, या फिर आप पूरे दिन सुस्त महसूस करते हो, तब भी आपको चेकअप करवा लेना चाहिए, दिक्कत हो सकती है। अब देखिए, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो नाइट स्टडी करते हैं, वो 4-5 बजे तक पढ़ते हैं, फिर सो के उठेंगे 11 बजे 12 बजे, तब वो तो वैसे भी पूरे दिन सोया सोया ही महसूस करते हैं, तो वो इतनी टेंशन लेना।
इसके लिए डॉक्टर से काइंड ऑफ चेकअप करते हैं, इसे स्टॉप बैंक बोला जाता है। इसमें वो 8 सवाल पूछते हैं, अगर आपने 5 से कम में यस बोला तो फिर हाई रिस्क है ओएसए का। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल विज्ञान सर्वत्र पूज्यते के बारे में है। एक्चुअली में ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया महोत्सव, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत। ये एक नेशन वाइड वीक लॉन्ग प्रोग्राम रहा जिसमें कॉम्पिटिशन्स होंगे, लेक्चर्स होंगे। इसके माध्यम से स्टूडेंट्स को हम ट्रैक करेंगे कि वो डेली यूज़ के जो साइंटिफिक थियरीज हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करें। इसे ऑर्गेनाइज किया कई सारी एंटिटीज ने मिलकर। इन्वॉल्व हैं डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक, सीएसआईआर, डीआरडीओ और कुछ और मिनिस्ट्रीज। विज्ञान प्रसार ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है डीएसटी के तहत, वो कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी रही विज्ञान सर्वत्र पूज्यते के लिए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नाबिन चंद्र सेन जी के बारे में है। उनकी 175th बर्थ एनिवर्सरी पर उन्हें याद किया गया। ये एक रिवोल्यूशनरी बंगाली पोएट और राइटर रहे। इन्होंने बैटल ऑफ प्लासी और ब्रिटिशर्स के अराइवल को इंडिया में अ नाइट ऑफ इटर्नल ग्लूम कहा, मतलब अनिश्चित काल तक चलने वाला एक अंधेरा। हम एक अंधकार में चले गए। इसके बाद नाबिन चंद्र सेन जी का जो नॉवेल रहा भानुमति और मेमोयर ऑफ हिज ट्रेवल, जिसे वो प्रवासी पत्र कहते हैं, उससे उन्हें काफ़ी फेम मिला। उनकी 5 वॉल्यूम की ऑटोबायोग्राफी है अमार जीवन, माई लाइफ। वहाँ पे वो पॉलिटिक्स और सोशल एस्पिरेशंस जो बंगाली लिटरेटी की रहती है 19वीं सेंचुरी में, उसे पोर्ट्रे करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन होम रूल सोसाइटी के बारे में है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जिसके माध्यम से IHRS को, जिसे लंदन में 18 फरवरी 1905 में फाउंड किया गया था, उसे याद किया गया, जिसने इंडिया में सेल्फ रूल की डिमांड को मजबूत किया। ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ये फैक्ट याद रखिएगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इसे फाउंड किया था। इसमें कई सारे और लोग भी शामिल रहे, जैसे कि बीकाजी कामा जी, दादाभाई नौरोजी जी और सरदार सिंह जी, रावाजी SR राणा जी। ठीक है, तो ये सभी लोग इसमें शामिल रहे। इसका उद्देश्य, ये एक राइवल ऑर्गेनाइजेशन की तरह था। ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये काइंड ऑफ लॉयलिस्ट थी। ये अपना लॉयलिस्ट ओपिनियन रखते थे कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ लॉयल हैं, खिलाफ नहीं है। तो जो इंडियन होम रूल सोसाइटी थी वो उसके राइवल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम करती थी ब्रिटेन में, जहां पर ये कंट्री ओपिनियन दिखाते थे। इंडियन होम रूल सोसाइटी एक मेट्रोपॉलिटन ऑर्गेनाइजेशन था जो कि ब्रिटेन में जो बाकी के इंस्टीट्यूशंस थे उन्हीं की तर्ज पे काम करता था। अपना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और बिल्कुल सेट एजेंडा होता था। इंडियंस ही केवल इसके मेंबर बन सकते थे, फॉरेनर्स को इसकी मेंबरशिप नहीं दी जाती थी। ये यंग इंडियन एक्टिविस्ट को रिक्रूट करते थे और क्लोज कॉन्टैक्ट मेंटेन करते थे इंडियन रिवोल्यूशनरीज के साथ। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो वर्तमान में है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने श्यामजी कृष्ण वर्मा के जो अवशेष थे, जो एशेस थी, उनको इंडिया वापस वो लेकर आए थे स्विट्जरलैंड से 2003 में, जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल तारापुर मैसेकर के बारे में है। शहीद दिवस के रूप में याद किया जाएगा तारापुर मैसेकर को। बिहार की सरकार ने ये डिक्लेयर कर दिया है, जिसके दौरान 34 फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान गंवाई थी। 15 फरवरी 1932 की ये बात है। कुछ यंग फ्रीडम फाइटर्स ने प्लान बनाया कि वो तारापुर में जो थाना है वहां पर तिरंगा झंडा लहराएंगे। ये एक रिएक्शन था क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट फेल हो गया। महात्मा गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी को लाहौर में 1931 में फांसी दे दी गई। नेहरू जी, पटेल जी और राजेंद्र प्रसाद जी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो लोग नाराज थे। इसी के दौरान ये पूरा जो प्रोटेस्ट था वो ऑर्गेनाइज किया गया था। पुलिस इस प्लान को लेकर अवेयर थी, तो उन्होंने पूरा एक बैरिकेटिंग कर रखी थी। 4000 लोग इकट्ठा हुए थे। उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी, पत्थर फेंके पुलिस वालों के ऊपर, और इन बिटवीन एक जो फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने तिरंगा झंडा लहरा भी दिया जो थाना भवन था उसके ऊपर। जो पुलिस थी उसने इनडिस्क्रिमिनेट फायर किया। 75 राउंड फायर किए गए। 34 लोग जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो शहीद हुए इसमें, और ऐसा कहा जाता है कि ये संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। केवल 13 बॉडीज ऐसी थी जिन्हें हम आइडेंटिफाई कर पाए। तो इसे अब शहीद दिवस के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाएगा। इसे वो रिकॉग्निशन इंडियन हिस्ट्री में मिला नहीं जो मिलना चाहिए था, जबकि माना जाता है कि जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद ये सबसे बड़ा मैसेकर था जो अंग्रेजों ने भारत में किया था। रिवीजन करते हैं। INS सुमित्रा न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, गलत है। ये एक ऑफशोर वेसल है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनोइया, ये एक थ्रोट एंड अपर एयरवे रिलैक्स हो जाता है इंटरमिटेंटली, रुक रुक के, जिससे आदमी जाग जाता है बिकॉज उसके एयरवेज ब्लॉक हो जाते हैं रात में। दैट्स ट्रू। प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू, ये हर प्रेसिडेंट के टाइम में होता है, जो कि सुप्रीम कमांडर होते हैं एयरफोर्स आर्म फोर्सेस के। दैट्स ट्रू। रिवॉर्ड प्रोजेक्ट, इससे स्टूडेंट्स को हम साइंटिफिक नॉलेज के लिए अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये गलत है। ये वाटरशेड मैनेजमेंट के लिए है। इंडियन होम रूल सोसाइटी बाल गंगाधर तिलक ने फाउंड किया था, गलत है। श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने इसे फाउंड किया था, अभी इस आर्टिकल में हमने पढ़ा था, श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने। तो हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।